गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी सबकी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो हम लोगों की ये सीरीज चल रही है हिस्ट्री की, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ना। तो आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट इन द सेंस आपके सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे वो सब के सब आपके क्या है, प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन वो आ चुके हैं और इसी की आपकी सीरीज चलाई जा रही है। एक स्ट्रेटेजी होती है एग्जाम को क्वालिफाई करने की, और उस स्ट्रेटेजी में आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा कि जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम, जिस किसी एग्जाम को आप दे रहे हो, ठीक है, तो उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को जरूर देख करके जाएं। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी को आपके जितने भी आपने एक लिस्ट बनाया होगा स्ट्रेटेजी का, उसमें इस चीज़ को जरूर फॉलो कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की हमारी MCQs कौन कौन सी है हमारी क्लास में। ठीक है, आज की कौन कौन सी MCQs है क्लास में। फर्स्ट है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ओके, यहाँ पर ऑप्शन है BG तिलक, GK गोखले, दादा भाई नौरोजी एंड एनी बेसेंट। ओके, एनी बेसेंट। तो हमें क्या करना है, औरंगजेब से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में कर्जन की प्रशासन औरंगजेब से की थी। ठीक है, इसकी तुलना औरंगजेब से किया। क्यों किया तुलना? एक्चुअली कर्जन की जो नीति रही है वो भी क्या करता था, क्योंकि मानवीय पहलू से इसको कोई संबंध नहीं था, है ना। कहने का मतलब ये है कि कर्जन का जो एक नीति रहा, इसने जनमानस, ठीक है, जनमानस की जो आकांक्षाएं थी, ठीक है, जनमानस की आकांक्षाओं को इसने पूर्णतः अवहेलना किया। जनमानस की आकांक्षाओं को इसने पूर्णतः अवहेलना किया। ओके, जिसके कारण गोपाल कृष्ण गोखले या GK गोखले ने इसकी तुलना औरंगजेब से की थी। औरंगजेब की नीति भी यही रही थी। ठीक है, अब ये तो हो गया, चलिए इस क्वेश्चन का रिप्लाई। अब हमें इसके साथ ये देखना है कि इसके आसपास और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ और हम देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ और एडिशनल फैक्ट्स है जिसको आप लिख लें। गोपाल कृष्ण गोखले ये किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? ये किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो यह महात्मा गांधी के, गांधी जी के। ओके, गांधी जी के। गांधी जी अपना गुरु किसको मानते थे? गांधी जी अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। क्लियर? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, यह अपना गुरु किसको मानते थे? गुरु इन द सेंस राजनीतिक गुरु। राजनीतिक जो गुरु है महात्मा गांधी किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। और गोखले जो है अपना गुरु किसको मानते थे? तो गोखले के संबंध में यहाँ लिख लीजिएगा, गोखले अपना गुरु, ठीक है, देखिए यहाँ इस तरह से, गोखले जो है अपना गुरु MG रानाडे को, MG रानाडे, MG रानाडे को अपना गुरु मानते थे। तो ये हो गई यहाँ पर 2 पॉइंट्स, आपके पास 2 पॉइंट्स हो गए। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि BG तिलक, ठीक है, तो तिलक जो है, तिलक अपना गुरु किसको मानते थे? तिलक अपना गुरु किसको मानते थे? तिलक अपना गुरु, आप यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं दादा भाई नौरोजी। ओके, तो तिलक अपना गुरु किसको मानते थे? नौरोजी को, नौरोजी। ओके, नौरोजी को, नौरोजी को अपना गुरु मानते थे। ओके, इसके साथ एक और एडिशनल फैक्ट यहाँ आप लोग लिख लें, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अपना गुरु किसको माना? इन्होंने अपना गुरु, क्योंकि इससे संबंधित, अब गुरु से संबंधित अगर कोई भी सवाल बनता है, सपोज 3-4 जितने भी पॉइंट्स यहाँ थे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, आप कोई भी सवाल अगर बनेगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। सुभाष चंद्र बोस अपना गुरु किसको मानते थे? CR दास को, CR दास को। क्लियर? CR दास को मानते थे। क्लियर? अब इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, हाँ यहाँ एक चीज और देख ले कि यहाँ पे कर्जन दिया हुआ है, तो कर्जन का थोड़ा सा टाइम पीरियड को ध्यान रखना है कि कब से कब तक इसने शासन किया है। तो कर्जन का जो टाइम पीरियड रहा है वह रहा है 1899 टू 1905, 1905 ईस्वी तक। ठीक है, 1905 ईस्वी तक कर्जन क्या रहा था, इसका शासन रहा है 1905 ईस्वी तक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, ऑप्शन है आपके पास ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड रिपन एंड ए उपरोक्त में से कोई नहीं और नन ऑफ दिस। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स से जिनके कमेंट्स आए हुए थे कि थोड़ा सा बीपीएससी के हिसाब से ही बता दीजिएगा, तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, कुछ कुछ जो बिल्कुल बीपीएससी में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री क्या है, आपके सभी एग्जाम्स में आते हैं, हिस्ट्री सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये आपकी प्रीवियस क्वेश्चन उन सभी एग्जाम्स के लिए है, चाहे वो पीसीएस हो, यूपीएससी हो या अदर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, लाइक बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, तो हिस्ट्री एक कॉमन पेपर है जो कि आपको हर जगह ये पूछता है जीएस पॉइंट ऑफ में। ठीक है, तो ये वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी के भी क्वेश्चन को आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे अभी या शिक्षक भर्ती की एग्जाम भी होने वाली है, तो आप हिस्ट्री क्वेश्चन तो वही है ना, इसमें क्या बदलेगा, क्या पूछेगा वो, तो ये आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? ओके, सबसे पहले हमें ये देखना है कि आखिर ये इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स होता क्या है, ये क्या चीज है? कैडेट कॉर्प्स जो है, कैडेट इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स क्या है? तो पहले जो जितने भी भारतीय राजा होते थे, ठीक है, भारतीय शासक होते थे, तो उनके पुत्र हो गए या सामंत के पुत्र हो गए, ठीक है, या देसी शासक जो भी देशी नरेश हो गए उनके पुत्र हो गए, तो ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। उनको क्या किया जाता था? सेना में भर्ती, सैनिक शिक्षा, सैनिक शिक्षा का प्रबंधन करना। यानी आप इसे अगर बहुत शॉर्ट शब्दों में बोला जाए, ठीक है, बहुत शॉर्ट में अगर बोला जाए तो आपकी जो मिलिट्री एजुकेशन का मैनेजमेंट करना, अगर इसे बहुत नॉर्मली अगर हम बोले, क्योंकि एक वर्ड है इंपीरियल कैडेट कोर्स, लगेगा कि क्या है ये, है ना, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स क्या है, तो उससे याद रखने से थोड़ा सा क्या लगेगा कि कुछ डिफिकल्ट सा कुछ पूछा है, बहुत आसान सा है। सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना, यानी जो मिलिट्री एजुकेशन होती है उसकी मैनेजमेंट से संबंधित है ये। ओके, अब इसमें किसको आएगा? मैंने अभी आपको कहा कि जो देसी नरेश होते हैं उनके राजकुमार। ओके, इसमें शामिल कौन होते थे? देशी नरेशों के राजकुमार प्लस सामंतों के पुत्रों को इसमें क्या किया जाता था? सामंतों के पुत्र और राजकुमार जो होते थे, देशी नरेशों के जो राजकुमार होते थे, इन लोगों को, राजकुमारों को क्या किया जाता था? सैनिक शिक्षा का इनको प्रबंधन किया जाता था, इनके लिए था ये, ठीक है, इनके लिए सैनिक शिक्षा में प्रबंधन करना। तो ये किसने इसकी स्थापना की थी? इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1900 कब किया था इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1901 में, 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसी 1901 में और ध्यान रखिएगा, सिंचाई आयोग की भी स्थापना। ओके, सिंचाई आयोग इसकी स्थापना, एक्चुअली मैंने ये अलग है, ये अलग से, चलिए मैं इसको अलग एक पेन यूज करती हूँ, क्योंकि एक साथ ये इसके साथ मैंने एडिशनल फैक्ट बता रही हूँ। 1901 में क्या हुआ? इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना हुई, तो उसी प्रकार से 1901 में ही आपकी सिंचाई आयोग की स्थापना हुई थी, सिंचाई आयोग, ठीक है, यानी ये भी कर्जन के समय में किया गया सिंचाई आयोग। 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग की स्थापना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप एक जगह कर सकते हैं। इसके साथ आप चाहें तो और एक दिल्ली विश्वविद्यालय का भी यहीं पे लिख दूं क्या, कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, ये भी बहुत बार पूछता है। चलिए इसके साथ यहाँ पे आप ये लिख लें कि विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, विश्वविद्यालय, ये भी पूछ लेता है विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो यह भी कब हुई थी? 1902 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, ठीक है, 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग, 1901 में सिंचाई आयोग और 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की भी स्थापना की गई थी। क्लियर? किसके लिए हुआ था? सभी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा टाइम पीरियड देख लेते हैं, ठीक है।
जितने भी यहाँ पर गवर्नर जनरल दिए गए हैं उन सबके हम लोग क्या करते हैं, टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो कर्जन का टाइम पीरियड मैंने आपसे बार बार कहा है, कर्जन का टाइम पीरियड को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 1899 से लेकर 1905 तक है, 1905 तक है। और इनके बाद, ठीक है, 1900 के बाद, यानी जब कर्जन के बाद ही किसका टाइम आया, मिंटो का टाइम आया। कर्जन के बाद मिंटो का टाइम आया था 1905। 1905 एक्चुअली 1905 में नवंबर तक आई थिंक कर्जन का टाइम था, और उसके बाद मिंटो का टाइम आया, ठीक है, मिंटो का टाइम आया था। और इसी के समय में मार्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम जो आया है वो भी अभी आया है। तो 1905 से लेकर के 1909 ईस्वी तक, 9 ईस्वी तक, ठीक है, 1909 ईस्वी तक मिंटो का टाइम पीरियड रहा है। ओके, चलिए, मिंटो का टाइम पीरियड रहा। ठीक है, 1901 ईस्वी, हाँ ये हो गया। हाँ, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड, लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड देखते हैं कब से कब तक रहा है। लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है, तो लॉर्ड लिटन का रहा है 1876 से लेकर 80 ईस्वी तक। ओके, 1876 से लेकर 80 ईस्वी तक लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड रहा। और उसके बाद रिपन का टाइम पीरियड कब आता है, 1880 से लेकर 84 ईस्वी तक, ठीक है, 84 ईस्वी तक। हमेशा मैंने कहा है कि टाइम पीरियड याद रखना मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर आप एक बार इसको बहुत डेडिकेशन के साथ कर जाएंगे, थोड़ी मेहनत कर जाएंगे, ये आपके लिए भविष्य में हमेशा ये आपको काम आएगा। इसके साथ आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करने का मतलब क्या होता है, केवल ये नहीं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है केवल उसी का एक लाइन में आंसर कर देना, नहीं, उसके आसपास और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से फैक्ट्स इसमें आ सकते हैं, उन सभी चीजों पे ध्यान देना होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। असैनिक प्रशासन, असैनिक प्रशासन 1905 ईस्वी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है पूछा है सही है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, किसके बारे में, असैनिक प्रशासन के बारे में। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। निर्णय, ये निर्णय वर्ड है, निर्णय, यहां पर ये निर्णय होगा, थोड़ा मिसिंग है, निर्णय, निर्णय लिया, ठीक है, किसने लिया, लॉर्ड कर्जन ने लिया। उसके बाद आता है सेकंड स्टेटमेंट है कि पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। नीचे जो दिए गए हैं ऑप्शन, उनमें से सही उत्तर आपको चुनना है। और यहाँ पूछा क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही पूछ लिया है। तो असैनिक प्रशासन 1905, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, केवल एक सही है, एक और दो दोनों, केवल दो, ना तो एक और ना ही दो, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। इसने निर्णय में क्या किया, इसके निर्णय में इसने क्या किया कि इसने बंगाल को इसने क्या किया, बांट दिया, ठीक है। निर्णय तो इसका यही था, इसने क्या किया था, बंगाल को दो भागों में बांट दिया। एक में इसने क्या किया, पूर्वी बंगाल, ओके, पूर्वी बंगाल और आसाम, ये दोनों एक नया प्रांत बना दिया। तो अब हम देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। निर्णय में उसने क्या किया था कि बंगाल को दो पार्ट में उसने पूर्वी बंगाल और आसाम, ये हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया, ये भी स्टेटमेंट सही हो गया, ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी, एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब हम लोग आते हैं इसके जो एडिशनल फैक्ट है। चलो, बंगाल को तो इसने पूर्वी बंगाल और आसाम कर दिया, तो अभी जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, फिर उसमें कौन कौन शामिल है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसी बंगाल में जो पूर्वी बंगाल को छोड़ करके जो पीछे का हिस्सा रह गया, इस पीछे के हिस्से में कौन कौन सा शामिल हो गया, इस पीछे के हिस्से में यानी पश्चिम वाले बंगाल में कौन कौन शामिल हो गया। तो पश्चिम बंगाल है और उसमें शामिल कौन कौन सा हो गया, बिहार, उड़ीसा, है ना, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब किस में आ गए, जो पीछे के जो प्रांत थे उसमें आ गए, ठीक है। पश्चिम बंगाल में बिहार, उड़ीसा, जो पीछे के प्रांत थे, छोटा नागपुर भी आप इसमें लिख सकते हैं, छोटा नागपुर, ये सब किस में शामिल हो गया, छोटा नागपुर, ये सब पश्चिम बंगाल में शामिल हो गए, ठीक है। बंगाल काफी बड़ा था, बांटा, पूर्वी बंगाल को अलग कर दिया, आसाम को अलग कर दिया, जो रेस्ट ऑफ रह गए पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर, इन सबको क्या किया, शामिल कर दिया, ठीक है। चलिए, तो ये आपके केवल इतने से आपको समझना है, ये हो गए आपके यहाँ पर
इसके अलावा और यहाँ पर कुछ नहीं। हाँ, इसके अतिरिक्त थोड़ा सा इसने एक काम और किया था, हालांकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा बस। इसने मद्रास को, ठीक है, इसने मद्रास और मध्य प्रांत, ठीक है, मध्य प्रांत, मद्रास प्लस मध्य प्रांत की सीमाओं को भी इसने क्या किया था, उसमें भी बदलाव किया था, मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस मैंने एक बता दिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। ये एकदम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन को एग्जाम में काफी बार पूछ चुका है कि ये स्टेटमेंट किसका है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस क्या है, अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए ही क्या होगा, इसकी शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। और ये ऐसा स्टेटमेंट कौन दे सकता है? ध्यान रखिएगा, ऐसा स्टेटमेंट किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का है। कर्जन का स्टेटमेंट है ये, कर्जन का स्टेटमेंट है ये, ठीक है, लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है ये। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हमें यहाँ क्या देखना है? लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड मैंने आपसे अभी क्लास जो स्टार्ट की उसमें थर्ड टाइम 1899 से 1905। डफरिन का टाइम पीरियड क्या हुआ? 84। इसी के समय में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, 4 साल डफरिन का लीडर कब से रहा? 1876 से लेकर 80 ईस्वी तक। ओके, और लॉर्ड मिंटो का मैंने अभी आपको बताया कि कर्जन के बाद कौन आया था? लॉर्ड मिंटो आया था। यानी इसका भी टाइम पीरियड 1905 में ही शुरू होता है, 1905 में शुरू होता है और कब तक चलता है? 09 ईस्वी तक। यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आपने सपोज यहाँ 4 आपने जैसे देख लिया है तो एक क्रम में है। कैसे है? कर्जन के बाद मिंटो, आप दोनों को एक साथ बिल्कुल दिमाग में बैठा सकते हैं कि कर्जन के बाद मिंटो का टाइम आ गया, ठीक है, क्योंकि इसी समय मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था और मार्ले क्या हुए थे? सचिव बने थे। ओके, अब यहाँ पर लीटन डफरिन देख रहे हैं, तो ये दोनों के बीच में जैसे 76 से 80 है और 84 से 88 है, तो इन दोनों के बीच में एक और टाइम पीरियड आ रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा वो किसका है? रिपन का है। रिपन का कब से कब तक होगा? अगर 80 तक है यानी 1880 टू 84 ईस्वी। क्या आपको तीनों एक क्रम में मिल गए? ये तीनों एक क्रम में मिल गए आपको, लीटन, रिपन और डफरिन, तीनों का क्रम क्या हो गया? लगातार आ गया। 76 से लेकर के 88 ईस्वी तक लगातार तीनों के क्रम आ गए। उसके बाद इधर आप कर्जन और मिंटो को एक साथ कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन जो मंडल थी उसकी व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग एंड लॉर्ड मिंटो। तो आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है? मैंने आपको अभी कुछ हिंट दिया है, टाइम पीरियड मैंने बताया है ना, कुछ गवर्नर जनरल का मैंने टाइम पीरियड बताया है आपको। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर दिमाग में क्या जाएगा? डफरिन तो सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डफरिन का टाइम कब से कब तक है? डफरिन का टाइम कब है? अगर हमें कार्यकाल याद रहेगा तो डफरिन का टाइम कब आता है? 1884 से लेकर 1880 इसमें, जबकि इसके समय में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब लॉर्ड हार्डिंग का टाइम कब आता है? तो 1910 ईस्वी है, 10 से लेकर 16 ईस्वी तक। इसी समय में क्या हुआ था? दिल्ली राजधानी बनी थी। ठीक है, कोलकाता से दिल्ली राजधानी बन गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। तो ये दोनों तो हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, ये दोनों तो ऑप्शन में नहीं होंगे। चलिए, अब हमारे पास आता है कर्जन। तो कर्जन का टाइम पीरियड भी हम लोगों को ने देखा है 1899 टू 1905 ईस्वी। ओके, 1905 ईस्वी। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि लॉर्ड मिंटो। मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड मिंटो के समय में क्या हुआ था? पृथक निर्वाचन जो आई थी, व्यवस्था की गई थी पृथक निर्वाचन मंडल की, वो लॉर्ड मिंटो के समय में सचिव कौन थे? मार्ले थे। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। लॉर्ड मिंटो का टाइम पीरियड क्या है? 1905 से लेकर 1909 ईस्वी तक। ठीक है, इन्हीं के समय में क्या आया था? ये पहली बार
पृथक मताधिकार, पृथक मताधिकार है ना, पृथक मताधिकार। और इसके साथ और क्या जुड़ा हुआ था, पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना। ओके, और इसमें सचिव कौन थे, सचिव कौन थे, मार्ले, मार्ले, मार्ले है ना, मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम, जिसमें कि पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, पृथक मताधिकार की व्यवस्था किया गया। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, एकमात्र यहूदी वायसराय? तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, इनका टाइम पीरियड रहा है 1921 से लेकर 26 ईस्वी तक। इन्हीं के समय में रॉलेट एक्ट को निरस्त किया गया था। क्वेश्चन पूछता है, रॉलेट एक्ट को निरस्त जो किया गया था, रॉलेट एक्ट निरस्त हुआ था इन्हीं के समय में। ठीक है, उन्हीं के समय रॉलेट एक्ट जो है वो निरस्त किया गया था। ओके, रॉलेट एक्ट निरस्त हुआ था। चौरा चौरी कांड, ऐसा तो देखेंगे तो कुछ कुछ घटनाएं इनके समय में हुई है। चौरा चौरी कांड भी इन्हीं के समय में हुआ था, चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड। ठीक है, वो भी इन्हीं के समय में हुआ था, लेकिन रॉलेट एक्ट निरसन वाला ज्यादा थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो लॉर्ड रीडिंग का टाइम पीरियड याद हो गया। ये एकमात्र यहूदी वायसराय थे, एकमात्र क्या थे, यहूदी वायसराय थे। और इसके साथ ही बाकी लॉर्ड कर्जन, बार बार मैं लिख रही हूँ, लॉर्ड कर्जन के ऊपर बहुत बार क्या है का सवाल आपके बने हुए हैं। ठीक है, चलिए, अगर इरविन की बात की जाए तो 1926 से लेकर 31 ईस्वी तक इरविन थे, 1926 से लेकर के 31 ईस्वी तक इरविन थे। ठीक है, कैनिंग की बात की जाए तो 1857 से लेकर के 60। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित क्या बोल रहा है, नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं बोल रहा है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1773 में। और वारेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड कब है, 1773 से लेकर कब तक है, 86 ईस्वी तक। 85, 86, कहीं कहीं 85 भी मिलेगा, कहीं 86 भी मिलेगा, तो दोनों सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कब की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1856। डलहौजी का टाइम पीरियड क्या है, 1848 से लेकर 56 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये सही है, ये भी सही है। थर्ड क्या है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मुंह बंद करने वाला अधिनियम, मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो कब आया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो आया है, यह आया है 1878 ईस्वी में। और 1878 ईस्वी में किसका टाइम पीरियड रहा है, 1878 ईस्वी में किसका टाइम पीरियड रहा है, मैंने अभी आप लोग को बताया कि लीटन का ध्यान रखिएगा। लीटन का टाइम पीरियड कब से कब तक था, लीटन का टाइम पीरियड रहा है 1876 से लेकर 80 ईस्वी तक। ठीक है, 80 ईस्वी तक, 80 ईस्वी तक। तो क्या हो जाएगा, आपको कुछ कुछ जितने क्वेश्चंस में मैं करवा दे रही हूँ, जितने क्वेश्चंस में इस सेट में जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं मॉडर्न इंडिया से, और जहाँ आप कहीं भी गवर्नर जनरल वायसराय का कार्यकाल अगर आप इतना करके जाएंगे तो 100% श्योर है कि आपका क्वेश्चन फिर वायसराय या गवर्नर जनरल से पूछता है तो आप क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा, प्लस क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा अगर इतना केवल कर लेते हैं आप। तो मुंह बंद करने अधिनियम कहा गया किसको, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को। ये 78 में आया था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इस यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कर्जन की जगह यहाँ पर लीटन लिखा होना चाहिए था, कर्जन की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था, लीटन होना चाहिए था। फिर इल्बर्ट बिल तो रिपन के समय में आया है। रिपन का टाइम पीरियड कब है, लीटन के बाद रिपन का शुरू होता है, लीटन के बाद रिपन का टाइम पीरियड शुरू होता है। और रिपन के बाद लीटन, सोचिए थोड़ा सा सोचिए, याद करना कितना आसान है। लीटन लास्ट में 9 है, रिपन लास्ट में 9 है, एंड डफरिन लास्ट में 9 है। ओके, तो 9 9 9 यानी
1876 से लेकर के 1888 तक। थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे, 1 मिनट के लिए कंसंट्रेट होकर के, तो हमेशा याद रह जाएगा आपको। ओके, चलिए, तो ये हो गई आपकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी इज द राइट आंसर, सी सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि जो है प्रदान करना आरंभ हुआ था? किसके समय में स्टार्ट हुआ? तो देखते हैं, लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रीटन के समय में, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ई। एक्चुअली ये जो राय बहादुर और खान बहादुर देख रहे हैं, 1857 में क्या हुआ था? 1857 में विद्रोह हो गया था। तो उसके बाद जो स्थिति थी, वो उस स्थिति को आप लोग सभी जान रहे हैं कि अंग्रेजों को लगा कि नहीं, अब यहाँ से शायद सब कुछ काम तमाम करना पड़ जाएगा, तो स्थिति को संभालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा हो गया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, भारतीयों को खुश करते हैं, जो भारतीय नरेश है उनको खुश करने के लिए उन्होंने राय बहादुर और जो मुस्लिम शासक थे उनको खुश करने के लिए इन लोगों ने सोचा कि नहीं, चलो खान बहादुर की उपाधि प्रदान की जाए। तो इनमें से लेकिन किसी के कार्यकाल में ये नहीं था, ठीक है। इनमें से ना तो रिपन रहे हैं, ना लीटन, ना मेयो, ना डफरिन। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि 57 के बाद स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 57 के बाद, और इनमें से कोई भी नहीं है। सबका टाइम पीरियड क्या है? अलग अलग है। रिपन का, लीटन का, मेयो का, सबका मैंने आपको बता दिया है ना, सबका मैंने आपको बता दिया है। चलिए, तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए, क्लास है तो थोड़ा सा देख लेते हैं, तो ये नुकसान तो नहीं करेगा। रिपन का 1880 से लेकर 84 ईस्वी, लीटन 1876 से लेकर 80 ईस्वी, एंड डफरिन 1884 से लेकर 88 ईस्वी, एंड लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 72 ईस्वी, लॉर्ड मेयो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था? तो भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। हाँ, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र रूप से विकास नहीं हुआ। इसके पीछे कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश को तरजीह दिया जाना। भू संपत्ति में निवेश को तरजीह, यानी लोग भू संपत्ति को तरजीह दे रहे थे, ना कि किसी उद्योग को नहीं, ठीक है। इसलिए उद्योगों का क्या हुआ? कोई खास जो है स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया। चलिए नेक्स्ट है, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त, इससे पहले हम लोगों ने भी क्वेश्चन देखा था ना कि उद्योग का विकास नहीं हुआ, तो उसके पीछे जो कारण रही वो यही सब कारण हो गई। क्यों? क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार का प्रभाव हो गया, फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था, इन सबों में क्या हो गया कि जमींदार, किसान, इन सब का प्रभाव रहा। इन लोगों के प्रभाव में क्या रहा? ये लोग भू संपत्ति, क्योंकि टैक्स इतना ज्यादा ये लोग ले रहे थे कि इनका ध्यान इससे हट नहीं पाया, इससे ये लोग उबर ही नहीं पाए कि क्या करते, इससे अगर हट पाते तभी तो जाकर के उद्योग की तरफ सोचते ना, तो उस तरफ सोच ही नहीं पाए। इसलिए क्या हो गया था कि उद्योगों का विकास जो स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त जो है प्रारंभ किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले है, कब इसे स्टार्ट किया गया है? अस्थाई बंदोबस्त कब किया गया है? अस्थाई बंदोबस्त हो या इसे क्या बोला जाता है? इसे ही जमींदारी व्यवस्था भी कही जाती है। जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था भी इसको बोला जाता है ना। ये कब स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट कब हुआ है? 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया है? पूछा है क्वेश्चन। तो वारेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड क्या है? 1773 से लेकर 86 ईस्वी तक। उसके बाद आता है सर जॉन कार्नवालिस वैलेजली। अब 86 के बाद जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो है कार्नवालिस का, 1786 से लेकर के 1793 ईस्वी तक। किसका टाइम पीरियड है? कार्नवालिस का। और कार्नवालिस के समय में ही अस्थाई बंदोबस्तों या जमींदारी व्यवस्था को आरंभ किया गया था, जो कि पूरे उत्तर भारत में, स्पेशली देखा जाए तो बंगाल वगैरह का एरिया था, ठीक है, उत्तरी भारत में इसने कैप्चर किया था। ब्रिटिश भारत का करीब 19% भूभाग पे इसने कब्जा कर रखा था। तो खैर
हमें पूछा है प्रारंभ किसने किया था, तो कार्नवालिस ने किया था। और कार्नवालिस के बाद सर जॉन सॉर का टाइम पीरियड आता है 93 से लेकर 98 ईस्वी तक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1793 से 98 ईस्वी तक है सर जॉन सॉर का टाइम पीरियड। एंड लास्ट उसके बाद है वेलेज़ली। वेलेज़ली का टाइम पीरियड कब है, 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक। यानी ये जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स से लेकर 86 से 93 9, ये सब एक क्रम में हो गए। आपके पास याद रखने के लिए बहुत एक अच्छा हो गया कि एक क्रम में हो गए। सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स, उसके बाद लॉर्ड कार्नवालिस, उसके बाद सर जॉन सॉर और उसके बाद लॉर्ड वेलेज़ली, ठीक है। ये एक क्रम में हो गए हैं। आप लोग अगर इसे यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं, एक क्रम में है बिल्कुल ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली, जिस तरह से कहते हैं ना कि सहायक संधि प्रणाली हो या वेलेज़ली उर्फ सहायक संधि, उसी तरह से अस्थाई बंदोबस्त उर्फ लॉर्ड कार्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त ऑफ लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है। अब आपके पास इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपके पास एक फैक्ट जुड़ा हुआ है। क्या है वो, ये फैक्ट ये है 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली, ठीक है, यानी अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। ओके, निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में आप जोड़ के देख सकते हैं। क्या है, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, ओके। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, तो ये जो न्यायिक पद्धति है ये तो इसको तो पहले ही हटा दो, ठीक है, न्यायिक पद्धति को तो पहले ही हटा दो। उपयुक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है, लेकिन आपके पास जो ऑप्शन लग रहा है उसमें लग रहा है कि अच्छा ये भी हो सकता है और सेकंड वाला भी हो सकता है ना, कि रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। इनमें से कोई भी नहीं है, इसका आंसर डी है, डी, कोई भी सही नहीं है, ठीक है। यानी इसके ऊपर जो कानूनी विवाद की जो बात आ गई, बढ़ोतरी देखा गया, वो इसके पीछे ये तीनों रीजन नहीं है। रीजन क्या है कि इन लोगों ने क्या किया कि 90% भूभाग पे कब्जा तो कर लिया, लेकिन इसके अलावा जो कुछ भूमि ऐसी थी जो बेकार थी, ठीक है, या कुछ बंजर भूमि थी, कुछ ऐसी थी जो कि वन उत्पादन, जिससे क्या होता था ना कि अगर वन उत्पाद वहां से होता था। कुछ भूमि ऐसी थी कि बरसों से पड़ी हुई है खाली बंजर भूमि, जिस पर कोई यूज नहीं हो रहा है। कुछ में कभी यूज हो रही है, खेती हो रही है, कभी 2-4 साल तक पड़ती भूमि पड़ी रह जा रही है। तो इस प्रकार की भूमि का कोई लेखा जोखा नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या हो गई थी, ये कानूनी विवाद की प्रवृत्ति जो है वो देखने को मिली, ठीक है। कानूनी विवादों की, क्योंकि उस प्रकार की भूमि में कैसे आप कर लोगे, क्या आपके पास एक क्या क्राइटेरिया जो बना हुआ है ना। देसी नरेश की भूमि है, चलो समझ में आता है, शासकों की भूमि है, ठीक है, ब्रिटिश भारत का ये संस्था आपने ले लिया, लेकिन जिस भूमि का कोई लेखा जोखा नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, उसके ऊपर आप कैसे क्या करोगे। ओके, अगर कोई ऐसी भूमि है, सपोज कोई जंगल में अगर कोई भूमि पड़ जा रही है, पूरा जंगल एरिया है, तो वहां से तो उससे कौन जीता है, तो उससे जितने जनजाति है उनसे उन जनजातियों के लिए तो वही उनका धन था। अगर आप उस भूमि को ले रहे हो तो आपके पास किस दस्तावेज पे ले रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, जो कानून प्रवृत्ति जो देखी गई उसके पीछे ये सारे रीजन था, ना कि ये कारण नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना या रैयत की तुलना में, ये सब रीजन नहीं है। आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है। परमानेंट सेटलमेंट ये होता क्या है एक्चुअली। परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थाई बंदोबस्त, अगर हिंदी में इसको बोला जाए तो क्या होगा, अस्थाई बंदोबस्त भी तो कहलाएगा ना। तो उसको बिहार में लागू करने का कारण क्या था। ऑप्शन देख लेते हैं। जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जो जमींदार थे उनका जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, ठीक है। तो इसके पीछे कारण क्या था, सबसे पहले हम समझेंगे कि बिहार में सेटलमेंट यानी जब कार्नवालिस ने इस व्यवस्था को लागू किया था स्थायी बंदोबस्त को, तो इसने सोचा कि केवल 10 साल के लिए लागू करता हूं, ठीक है। इसने सोचा कि चलो स्थायी बंदोबस्त को कितने साल के लिए, स्थायी बंदोबस्त को इसने सोचा कि चलो इस प्रारंभ में इस व्यवस्था को केवल 10 वर्ष के लिए, ठीक है, इस व्यवस्था को 10 वर्ष के लिए,
10 वर्ष के लिए, यानी 1790 में इसको इसने लागू किया, 1790 ईस्वी में लागू। ठीक है, फिर इसने क्या किया, जब लागू किया तो देख रहा है कि जो निर्धारण है किस भूमि का वो किस प्रकार से किया जाए। पहले इसने 10 साल के लिए किया, 1790 इसमें तो लागू हो गया था। फिर उसने 3 साल बाद क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थाई बंदोबस्त को उसने लागू कर दिया 3 साल बाद ही। ठीक है, 3 साल बाद ही उसने लागू कर दिया, यानी 1793 ईस्वी में। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, परमानेंट सेटलमेंट ये है, ये नहीं। अस्थाई बंदोबस्त में क्या है कि जमींदार कर कौन वसूलेगा, जमींदार वसूल करेंगे। तो इसने क्या किया कि भू राजस्व का जो राजस्व निर्णय करना एक उचित टाइम पे हो जाए। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट का मकसद क्या था कि 10 साल के लिए जो आप कर रहे हो, 10 साल में क्या हो जाएगा, कोई टाइमली कोई दे पाएगा नहीं दे पाएगा, उसमें क्या होगा, एक सही तरीके से इनको लगा कि नहीं कैलकुलेशन है सही नहीं है, इसलिए इसको हटाओ और परमानेंट तरीके से कर दो, अस्थाई बंदोबस्त कर दो। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1885। ऑप्शन ए 1885 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने, रैयतवाड़ी, पहले हम लोगों ने क्या देखा, अस्थाई बंदोबस्त, अब है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। देख लेते हैं कौन किसका रैयतवाड़ी को स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुनरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3, अलेक्जेंडर रीड एंड टॉमस मुनरो, यानी सी केवल 2 और 3। एक्चुअली ये आप जो देख रहे हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ये सबसे पहले रैयतवाड़ी बंदोबस्त को कहाँ लागू किया गया था, इसको लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुई थी। कब कब लागू हुई थी, 1792 में। ठीक है, और किसके द्वारा, ये रीड के द्वारा लागू की गई थी। उसके बाद टॉमस मुनरो ने किया है, टॉमस मुनरो ने, इसने कब किया, 1809 ईस्वी में। ठीक है, 1809 ईस्वी में इसने भी कुछ क्षेत्रों में लागू किया। ओके, कुछ क्षेत्रों में, सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुई थी। और थोड़ा अगर डीपली और देखेंगे इसमें तो तमिलनाडु का बारामहल, ठीक है, बारामहल तमिलनाडु के बारामहल में इसको लागू किया गया। और उसके बाद टॉमस मुनरो ने मद्रास, मतलब मेनली ये साउथ वाले एरिया में था। ठीक है, तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी जो प्रणाली है क्रमशः शुरू की गई। मैंने आपको भी बताया था कि अस्थाई जो बंदोबस्त है वो नॉर्थ इंडिया में था, और रैयतवाड़ी जो थी, रैयत यानी क्या होते हैं, किसान होते हैं, तो रैयत वाली जो थी वो साउथ इंडिया में था। केवल इससे ही आप क्वेश्चन को कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, बंगाल तथा मद्रास में, मद्रास तथा पंजाब में, मद्रास तथा बंगाल में, पंजाब तथा बंगाल में। हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है अस्थाई बंदोबस्त यानी उत्तर भारत यानी बंगाल हो गया, और बोला है रैयतवाड़ी यानी मद्रास में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या होता था कि किसानों के द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। रैयतवाड़ी में क्या होता था, किसानों के द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। अस्थाई में जमींदार बीच में थे, बीच में बिचौलिया की भूमिका जमींदार की थी, वो किसान से लेता था, फिर जाकर के कुछ अपने पास रखता था, और उसके बाद वो ऊपर ब्रिटिश को देता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। लेकिन इसमें क्या है, रैयतवाड़ी में किसान डायरेक्ट किसको करते थे, किसान डायरेक्ट किसको पे करते थे, तो लोग कंपनी को पे करते थे, डायरेक्ट कंपनी को पे करते थे। ठीक है, डायरेक्ट कंपनी को। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। दूसरा है, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, बिल्कुल देती थी पट्टे। कैसे करती थी कि ये कर लगाने के पहले क्या करती थी कि भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। टैक्स को लगाने के पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, और उसके बाद किसान को क्या किया जाता था, पट्टे दिया जाता था, ताकि वो भूमि उससे क्या हो जाएगी, ये भूमि का मालिक वो होगा, और स्वेच्छा से
ऐसा नहीं है कि जबरन, स्वेच्छा से भूमि का उसको मालिक जो है मालिकाना हक स्वीकार करता था, पट्टे लेता था, बदले में टाइम टू टाइम वो टैक्स भी पे करता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1 2 3 तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, किसान अगर स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, ठीक है, सरकार को माना जाता था, तो कौन सी है, सीधी सी बात है, किसान अगर डायरेक्ट पे कर रहा है तो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, बिना ऑप्शन देखे आंसर हो जाएगा, बिना ऑप्शन देखे, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ओके, रैयतवाड़ी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, ठीक है, आपके पास सूची 1 में है जजमानी, 12 बलूट, मिरासी, अडाडे, ओके, एंड बी में है उत्तर भारत, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। सबसे पहले अडाडे, अडाडे यानी ये कर्नाटक का है, यानी डी का 2, ओके, ये जितने ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं ये ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, आप यहाँ पे आंसर लिख लें, डी का 2, ठीक है, यहाँ मैं फिर से लिख देती हूँ, A B C D, तो डी का 2 हो गया, ओके। अब है आपके पास मिरासी, मिरासी यानी तमिलनाडु, यानी सी का 4, ठीक है, तमिलनाडु, मिरासी यानी तमिलनाडु। अब आपके पास बचता है 12 बलूट यानी महाराष्ट्र, बी का 3 एंड बी का 3, जजमानी उत्तर भारत यानी ए का 1। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ओके, ये आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन, है ना, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, एक और एक नाम, दादा भाई नौरोजी, ओके, दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचना है, उपनिवेशवाद का कौन है, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आरसी दत्त। तो उपनिवेशवाद का क्वेश्चन यहाँ बोला है कि उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक कौन रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। उपनिवेशवाद का तो नौरोजी भी थे, अय्यर भी थे और दत्त भी थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1 2 और 3, तीनों ने आलोचना किया है, तीनों ने आलोचना किया, उपनिवेशवाद का तीनों ने आलोचना किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है, बहुत आसान है ना, किसकी पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसकी पुस्तक है ये, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। पॉवर्टी, गोपाल, सॉरी, हाँ, किसकी पुस्तक है ये, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम पुस्तक किसने लिखी है, तो किसकी पुस्तक है ये, दादा भाई नौरोजी की, ओके, दादा भाई नौरोजी की, दादा भाई नौरोजी की। ये बार बार मिस्टेक, यहाँ फिर मिस्टेक हो गया, 1 मिनट, दादा भाई नौरोजी, ओके, नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनु औद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अनु औद्योगिकरण के संबंध में, यह प्रक्रिया 1813 में आरंभ हुई थी, 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया, ओके। तो अन औद्योगिकरण के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट बोला है, सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई, ठीक है, 1813 में प्रारंभ हुई, अनऔद्योगिकरण 1813 में प्रारंभ हुई, ओके। अब यहाँ पे सवाल ये पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1813 में जब एक्ट बनी तो इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, 1813 में जब एक्ट बनी तो इस एक्ट के द्वारा अनऔद्योगिकरण यानी इसे
कंपनी के व्यापार को अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कंपनी के एकाधिकार, जो व्यापार का अधिकार था ना कंपनी के, या यहां पर ये लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल यहां लिखा हुआ है। इसमें क्या हुआ था, इस एक्ट के तहत जो कंपनी की व्यापार का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था, और सभी के लिए क्या किया गया था, ब्रिटेन के जो बोला कि पूर्वी देशों के साथ सभी व्यापार कर सकते हैं, जिसके कारण क्या हो गया कि 1813 में जब ये एक्ट स्टार्ट हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक समिति ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया था। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, दोनों सही है, सी 1 तथा 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो किस दल से थे वो, किस दल से थे, और प्रथम भारतीय थे सबसे किस दल से थे, उदारवादी दल, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल, साम्यवादी दल। तो ये किस पे होंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट और ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले ये प्रथम भारतीय, क्वेश्चन अगर पूछेगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। ओके, दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे, दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने क्या हुआ, उदारवादी दल से टिकट लड़ा था, उदारवादी दल। ओके, किस टिकट, उदारवादी दल, आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, सर आर्थर कॉटन, कर्नल बेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आर्थर कॉटन को। ठीक है, सर आर्थर कॉटन को, क्योंकि ये सिंचाई अभियंता यानी सिंचाई इंजीनियर थे ये। ठीक है, ये ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर थे सर आर्थर कॉटन, और इन्हीं को ही दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास का जो क्वेश्चन है वो सभी क्या हो गया, क्वेश्चन एंड हो गया। इसकी जो नेक्स्ट ये सीरीज अभी चलेगी आप लोगों की, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, किसी भी जितने भी स्टेट में आए हुए हैं, चाहे वो एमपी हो, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, यूपीएससी, सभी क्वेश्चंस हिस्ट्री से रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस यहाँ मैं करवाऊंगी। ओके, ये सीरीज आपकी अभी चलेगी। अगर आप लोगों को किस तरह की कोई डाउट हो इससे रिलेवेंट तो आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल इस टाइम पे ही, आपकी डेली आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगी। ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।